एक विजनरी और एक विलेन, क्या एक ही इंसान ये दोनों हो सकता है? आज हम पड़ताल करेंगे रोहित आर्या की कहानी की। एक ऐसा नाम जो कभी सामाजिक बदलाव का प्रतीक था और फिर मुंबई में एक बंधक संकट का चेहरा बन गया। ये एक ऐसी कहानी है जिसने सबको चौंका दिया। तो चलिए आज इस पूरे मामले की परतों को खोल कर देखते हैं कि आखिर इस हैरान कर देने वाले बदलाव के पीछे की वजह क्या थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, एक सोशल इनोवेटर मतलब एक ऐसा इंसान जो समाज में कुछ अच्छा करना चाहता है, वो आखिर हॉस्टेज टेकर कैसे बन गया? मतलब इतना बड़ा कदम उठाने की नौबत क्यों आई? इस सवाल का जवाब हमें ले जाता है एक ऐसे सफर पर जहां जुनून था, उम्मीदें थीं, निराशा थी और टूटे हुए सपने थे। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। एक वक्त था जब सब कुछ उम्मीद और वादों से भरा हुआ था। देखिए, रोहित आर्य कोई आम इंसान नहीं था। वो एक बैंकर था जिसने अपने दिल की सुनी और फिल्म मेकिंग की दुनिया में कदम रखा। और उसके इस कदम के पीछे एक ही मकसद था, समाज के लिए कुछ अच्छा, कुछ सार्थक करना। उसका सपना एक छोटे से आइडिया से शुरू हुआ था, लेकिन जल्द ही ये एक बड़े आंदोलन में बदलने लगा। साल 2013 में उसने लेट्स चेंज नाम की एक शॉर्ट फिल्म बनाई। फिर ये आइडिया और आगे बढ़ा और स्कूलों में सफाई का एक अभियान बन गया। और फिर इसने स्वच्छता मॉनिटर प्रोजेक्ट का रूप ले लिया। इसमें बच्चों को ही जिम्मेदारी दी गई कि वो अपने स्कूल को साफ रखें। ये प्रोजेक्ट उसके जुनून और जमीनी स्तर पर बदलाव लाने की उसकी काबिलियत का एक जीता जागता सबूत था। तो यहाँ एक बात है जो उसे दूसरों से अलग करती है। यह सिर्फ एक आइडिया नहीं था। रोहित आर्य ने दावा किया कि उसने अपनी जेब से, अपनी गाड़ी कमाई से करीब 40 लाख रुपए इन प्रोजेक्ट्स में लगा दिए थे। ये रकम दिखाती है कि वो इस काम के लिए कितना समर्पित था और उसे अपने विजन पर कितना ज्यादा यकीन था। लेकिन यहीं से कहानी एक दुखद मोड़ लेती है। उसका वो जुनून, उसका वो सपना सरकारी सिस्टम और ब्यूरोक्रेसी की ठंडी दीवारों से टकराने लगता है। चलिए आगे देखते हैं कि कैसे उम्मीदों से भरी ये कहानी एक चेतावनी भरी कहानी में तब्दील हो जाती है। तो उसकी शिकायत की जड़ क्या थी? रोहित को ये यकीन हो गया था और ये यकीन उसके दिल में बहुत गहराई तक बैठ गया था कि सरकार ने पहले तो उसे सपोर्ट किया और फिर समर्थन वापस लेकर उसके प्रोजेक्ट को चुरा लिया और उसे इसका कोई क्रेडिट भी नहीं दिया। ये एहसास उसके दिल में एक जख्म की तरह बन गया जिसने उसके आगे के हर कदम को तय किया। अब देखिए, यहाँ कहानी के दो पहलू सामने आते हैं, बिल्कुल अलग। एक तरफ रोहित का दावा था कि सरकार पर उसके प्रोजेक्ट के 2 करोड़ रुपए बाकी हैं और उसका आइडिया चुरा लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ सरकार का कहना था कि साल 2024-25 के लिए कोई मंजूरी ही नहीं थी और कागजात पूरे ना होने की वजह से फंडिंग रोक दी गई थी। साफ है, यहां बातचीत का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। ये एक ऐसी खाई थी जो अक्सर सिस्टम और एक आम इंसान के बीच बन जाती है। अपनी बात सुनाने की हर मुमकिन कोशिश में रोहित ने वही रास्ते अपनाए जो कोई भी अपनाता है। उसने मंत्रियों के घरों के बाहर विरोध प्रदर्शन किए, मुंबई के आजाद मैदान में धरने दिए, लेकिन उसकी आवाज नक्कार खाने में तूती की तरह बनकर रह गई। कोई सुनवाई नहीं हुई और हर नाकामी के साथ उसकी हताशा और गहरी होती चली गई। और फिर वो पल आया जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। यहां से कहानी का माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है, जो हमें उसके आखिरी सबसे खतरनाक और हताश कदम की तरफ ले जाता है। तारीख थी अक्टूबर 2025। जगह थी मुंबई का पवई इलाका और वहां का एक स्टूडियो। ये चंद शब्द उस भयानक मंजर की जमीन तैयार करते हैं जो कुछ ही देर में दुनिया के सामने आने वाला था। हुआ ये कि रोहित ने एक वेब सीरीज के नकली ऑडिशन का बहाना बनाया और 19 लोगों को बंधक बना लिया। इनमें 17 बच्चे थे। सोचिए, वही बच्चे जिनके लिए वो काम करता था। उसने एक एयरगन और कुछ केमिकल के दम पर सबको डराया, लेकिन उसकी मांग पैसे नहीं थी। वो सिर्फ अधिकारियों से बात करना चाहता था। अपनी बात सुनाने का ये उसका आखिरी और सबसे हताश तरीका था। उस संकट के दौरान उसके कहे शब्द उसकी मन की हालत को बयां करते हैं। उसने कहा था, मैं आतंकवादी नहीं हूं, मैं तो बस अपने काम के लिए एक नैतिक पहचान चाहता था। ये शब्द इस पूरी घटना की तकलीफ और त्रासदी को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। अब हम इस कहानी के सबसे दिल दहला देने वाले अंजाम की तरफ बढ़ते हैं। जो अपनी बात सुनाने की एक कोशिश से शुरू हुआ था, उसका अंत बहुत ही भयानक हुआ। पुलिस के साथ बातचीत नाकाम रही, तनाव बढ़ता गया और जब उसने एक बंधक पर हथियार तान दिया तो एक आखिरी फैसला लिया गया। उसे गोली मार दी गई। बाद में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एक सपना, एक जुनून जिसका अंत
हिंसा और निराशा में हुआ। इस घटना के बाद अधिकारियों ने अपना पक्ष रखा, जैसा कि अक्सर ऐसे मामलों में होता है। उन्होंने कहा कि 2024-25 के लिए उसके प्रोग्राम की कोई मंजूरी नहीं थी, फिल्म इंडस्ट्री से उसका कोई लेना देना नहीं था और उसके पैसों के दावों की अभी भी जांच चल रही है। ये एक सरकारी जवाब था जो शायद कई लोगों के लिए नाकाफी था। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक घटना पर खत्म नहीं होती। ये अपने पीछे कई अनसुलझे और बेचैन कर देने वाले सवाल छोड़ जाती है। एक जिंदगी के ऐसे दुखद अंत से क्या सीखा जा सकता है? क्या इस त्रासदी को रोका जा सकता था? इस पूरे मामले ने कई जरूरी मुद्दों की तरफ हमारा ध्यान खींचा है। सरकार और आम नागरिक के बीच बातचीत की कमी, मेंटल हेल्थ को लेकर जागरूकता की कितनी ज्यादा जरूरत है, हमारे स्कूलों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल उठते हैं, और सबसे अहम, ये जुनून और सनक के बीच की उस बारीक सी रेखा को दिखाता है जो कभी भी पार हो सकती है। तो हम इस आखिरी और सबसे मुश्किल सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। जब एक नेक इरादे से शुरू हुआ जुनून एक खतरनाक सनक में बदल जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? उस इंसान की, उस समाज की जो उसे नाकाम कर देता है, या फिर उस सिस्टम की जो उसकी आवाज को अनसुना कर देता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है, ताकि ऐसी दुखद कहानियां फिर कभी न दोहराई जाएं।